हाय, वेलकम टू ट्राई कैच। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डेटा टाइप्स के बारे में, नेम स्पेसेस के बारे में और डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी के बारे में। इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का प्रोग्राम, और उसके मल्टीपल वेज देखेंगे कि किस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपके आते रहें। तो गाइस, विजुअल स्टूडियो खोलते हैं, कंटिन्यू विदाउट कोड करते हैं, फाइल पे जाके न्यू पे जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं, जैसे मेरा रिसेंट टेम्पलेट में सिलेक्टेड है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हम देते हैं हेलो वर्ल्ड। लोकेशन अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स ब्राउज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन का नाम हम हेलो वर्ल्ड ही रखेंगे और क्रिएट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारे पास हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, कंसोल एप्लीकेशन। और इस कंसोल एप्लीकेशन में program.cs फाइल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपके पास ऑलरेडी कुछ सिंटैक्स लिखा हुआ रहता है इस फाइल के अंदर। अब हम पहले समझते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। कोई भी लैंग्वेज किसी वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर, ग्रामर और इन सारी चीज़ों से मिलके बनती है। आप वर्ड्स डिफ़ाइन करते हैं, आप सेंटेंस डिफ़ाइन करते हैं, उसके बेसिस पे आप एक लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको ग्रामर पता होनी चाहिए, आपको वोकैबुलरी पता होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे या समझ पाएंगे। ऐसे ही आप हिंदी का एग्जाम्पल ले लीजिए और तभी आप सामने वाले को वो समझा पाएंगे। उसी ही तरह से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी काम करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, कंपाइलर उसे समझता है और उसे कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज पे, और उसको प्रोग्राम सेट बना के मशीन पे एग्जीक्यूट कराता है। तो उसी तरह C# भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका एक वेल डिफाइंड सिंटैक्स होता है जो पहले से ही डिफ़ाइन किया जा चुका है, जिसमें आपके पास कीवर्ड्स होते हैं और उन कीवर्ड्स का यूज़ करते हुए आप पूरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं जो कंपाइलर रीड करता है। जब भी आप कोड लिखते हैं तो कंपाइलर उसे रीड कर रहा होता है और उसे कन्वर्ट कर रहा होता है। तो हम पहले देखते हैं कि सिंटैक्स लिखते कैसे हैं और ये सिंटैक्स क्या है। तो हम इसको रिमूव करते हैं पहले। अब आप देखिए, मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा। जैसे ही मैं कुछ भी लिखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे रेड लाइंस आने लग जाएंगी, यानी कंपाइलर को ये अभी पता नहीं है कि ये क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि उसके लिए ये गार्बेज है। आप कुछ भी लिखेंगे तो दिस इज़ नॉट द सिंटैक्स, ये इस लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं है लिखने का, इसलिए कंपाइलर इसे समझ नहीं पा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इस लैंग्वेज में प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल करना होगा और उन्हीं रूल सेट का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो कंपाइलर आपको एरर देगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो भी आपको यहाँ पे एरर मिलेंगे और आप इसको अगर चलाएंगे तो आपको एरर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट सिंटैक्स नहीं है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी C# में लिखने के लिए, जो कि कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारे पास कोड लिखने का एक प्री डिफाइंड रूल है और प्री डिफाइंड रूल सेट है। तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी नेम स्पेस की। तो अब हम देखेंगे नेम स्पेस क्या होता है बेसिकली। तो नेम स्पेस आपका एक लॉजिकल अप्रोच है किसी भी फाइल को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करने का। तो अब आप देखेंगे विजुअल स्टूडियो की खास बात, मैंने जस्ट अभी नेम टाइप किया, मेरे पास सजेशन आ गया। उस सजेशन को अप्लाई करके मेरे पास यहाँ पे कंपाइलर ने मेरे को ये बता दिया आप नेम स्पेस लिखना चाहते हैं। तो विजुअल स्टूडियो आपको सजेशंस भी देता है। इन सजेशंस को हम आगे देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो अब आप देखेंगे कि मैंने नेम स्पेस टाइप किया, कंपाइलर को पता चल गया है कि ये नेम स्पेस एक कीवर्ड है, लेकिन अगर आप फिर भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक रेड लाइन दिखाई देगी जो कि एक एरर है। कंपाइलर अभी भी इसको बता रहा है कि ये एक एरर है, क्योंकि नेम स्पेस के साथ हमेशा आपको एक नेम देना होता है। वो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप उस नेम स्पेस के स्कोप के अंदर फाइल को जिस नाम से स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। बट हम मोस्टली अपना नेम स्पेस जो देते हैं वो अपने प्रोजेक्ट के नाम के बेसिस पे देते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम और हमारा नेम स्पेस का नाम सिमिलर होता है, जो कि एक आइडेंटिफायर होता है। अब आप देखेंगे मैंने नेम स्पेस में नाम भी दे दिया, फिर भी मेरे पास एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने नेम स्पेस का स्कोप नहीं दिया। अब स्कोप क्या होता है? स्कोप इज़ जस्ट अ वे जिससे आप कंपाइलर को ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ ख़त्म होगी। तो स्कोप देने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए, आप इन्हें पैरेंथेसिस कहिए या करली ब्रेसेस कहिए, तो इसका मतलब जहाँ से करली ब्रेस स्टार्ट हुआ और जहाँ पे आगे करली ब्रेस ख़त्म हुआ उतना आपका स्कोप डिफाइन हो गया। यानी इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे चीज़ें वहीं से वहीं तक चलेंगी। यानी इस नेम स्पेस के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो इस नेम स्पेस का स्कोप होगा, और इस करली ब्रेस के बाहर जो भी आप लिखेंगे वो इस नेम स्पेस के बाहर का स्कोप में काउंट होगा। स्कोप को हम ब्लॉक भी बोलते हैं। ब्लॉक मतलब जो भी पैरेंथेसिस से स्टार्ट और पैरेंथेसिस ख़त्म होता है उसके अंदर जितना भी लिखा गया है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में ब्लॉक भी बोलते हैं। अब आपने नेम स्पेस डिफ़ाइन कर दिया, अब आपने स्कोप डिफ़ाइन कर दिया उस नेम स्पेस का। अब इसके अंदर आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। अब क्लास क्या होती है? क्लास आपकी डेटा टाइप होती है। इसे हम आगे वीडियोस में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हमें एक अलग से वीडियो में बात करनी होगी। तो हम यहाँ पे अभी के लिए सिंटैक्स लिखते हैं। तो आप देखिए मैंने लिखा क्लास। तो जैसे ही क्लास लिखा कंपाइलर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं यहाँ पे एक क्लास बनाने वाला हूँ, बट अभी भी वहाँ पे आपको एक एरर दिख रहा होगा। वो एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्लास के साथ भी जब आप क्लास का डेटा टाइप देते हैं तो उसके साथ आपको उसका नाम देना पड़ता है। जैसे आपने नेम स्पेस के साथ किया था वैसे ही अभी हम क्लास का नाम देते हैं। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट क्लास का नाम वही होना चाहिए जो हमारी फाइल का नाम होता है। तो इसी तरीके से हमारा जो लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग है इस पूरी फाइल की, वो इस तरीके से होती है। नेम स्पेस आपका प्रोजेक्ट का नाम, क्लास का नाम आपका फाइल का नाम। तो हम लिख देते हैं अभी फाइल का नाम प्रोग्राम। अभी भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा। वो एरर इसीलिए आया था क्योंकि हमने इस क्लास का स्कोप डिफ़ाइन नहीं किया था। तो अब हमने इसका स्कोप डिफ़ाइन कर दिया। तो अब आप देखिए हमने नेम स्पेस का स्कोप डिफ़ाइन कर दिया, हमने क्लास बना दी, क्लास का स्कोप डिफ़ाइन कर दिया पैरेंथेसिस के साथ। अब हम एक बार स्कोप को दोबारा से देखते हैं। अब समझेंगे यहाँ पे कि स्कोप में क्या होता है। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ इंट INT, तो ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप हमेशा क्लास के अंदर या फिर नेम स्पेस के स्कोप के अंदर होने चाहिए। अगर हम उसके आउट स्कोप में कर देंगे तो कंपाइलर उसे समझ नहीं पाएगा। तो आप देखिए मैं इंट टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप हो रहा है, और अगर मैं इंट टाइप करके आगे करता हूँ तो मेरे पास एरर आएगा। इस समय पे कंपाइलर उसे समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, राइट। तो इस क्लास के अंदर अब हम एक मेथड बनाते हैं। अब मेथड क्या होता है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियोज़ में। उसे अपनी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम एक मेथड बनाते हैं स्टैटिक वॉइड मेन, जो इसका स्टार्टिंग मेथड होगा इस प्रोग्राम फाइल का, जो सबसे पहले रन होगा, और उसी के अंदर अब हम सारी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे अपनी। तो ये हम पूरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अभी लिखते हुए आ रहे हैं। अब देखिए हमने इस मेथड का भी स्कोप खोल के बंद कर दिया। यानी अब अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर नेम स्पेस का स्कोप, फिर उसके बाद क्लास का स्कोप, फिर आपका मेथड का स्कोप। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फाइल के अंदर। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अब एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट ये कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि जस्ट इसकी लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग हुई है। इसके अंदर उतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमें कुछ आउटपुट दे पाए। तो जब हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी कंसोल की, और वो एग्जिट हो जाएगी, वो कुछ नहीं चलेगी। तो कंसोल एप्लीकेशन को रन कराने के लिए आपको क्या करना होगा,
अब ऊपर स्टार्ट देख रहे हैं, उस स्टार्ट को आप क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपकी कंसोल एप्लीकेशन रन हो जाएगी। और अभी आपने देखा मेरे पास एक ब्लैक स्क्रीन पॉप होकर आई और वो चली गई। तो ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन ये आपको सफिशिएंट आउटपुट नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ इसकी लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग हुई है। हमने नेम स्पेस डिफाइन किया, इसका स्कोप डिफाइन किया, हमने क्लास डिफाइन करी, उसका स्कोप डिफाइन करके मेथड डिफाइन किया, एक स्टार्टिंग मेथड। लेकिन हमने उसके अंदर अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी है कि उससे आगे होना क्या है। तो चलिए इसके आगे हम अपने मेन मेथड में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के। हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के दो तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी आज हम दो तरीके डिस्कस करेंगे। एक हम डायरेक्ट कंसोल में स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को डाल के प्रिंट कराएंगे, और एक हम डेटा टाइप का हेल्प लेके स्ट्रिंग की वैल्यू कंसोल में प्रिंट कराएंगे। तो जैसे हमने बात करी थी कि हमारे पास डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज होती हैं जो विजुअल स्टूडियो कुछ DLLs प्री डिफाइंड हमें प्रोवाइड कराता है। तो विजुअल स्टूडियो हमें कुछ ऐसी DLLs प्रोवाइड कराता है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा बेसिक कोड लिखा हुआ है अपने सिस्टम पे कुछ चीज़ प्रिंट कराने के लिए, सिस्टम से कोई चीज़ गेट करने के लिए। तो उतना सारा कोड हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सीधा उन DLLs को एज अ रेफरेंस अपनी इस फाइल में ले लेंगे, ताकि हम उस DLL के अंदर बनी हुई क्लासेस को और उनके मेथड्स को यूज़ कर पाएँ, जो कि वो काम करेंगी जो काम हमें करवाना है। तो जैसे अभी हम टाइप किए कंसोल, अब आप देखिए कंसोल जैसे ही हमने टाइप किया तो वहाँ पे हमें एरर मिला। कंपाइलर को अभी पता ही नहीं है कि वो कंसोल क्या है। तो वो कंसोल आपकी एक लाइब्रेरी का पार्ट है जो कि सिस्टम लाइब्रेरी है। अब हम क्या करते हैं, हम नेम स्पेस से ऊपर यूज़ करते हैं, यूजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी। यूजिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा कोई भी लाइब्रेरी DLL को हम इस फाइल के अंदर एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम उसके अंदर की फंक्शनैलिटीज़ को इस फाइल के अंदर यूज़ कर सकें। तो आप लिखते हैं यूजिंग और सिस्टम। अब आप देखिए जैसे ही हमने यूजिंग और सिस्टम लिखा, कंसोल हमारा ब्लू हो गया, यानी अब कंपाइलर को ये पता चल गया कि ये एक कीवर्ड है। अब कंसोल बेसिकली सिस्टम के अंदर एक क्लास है, सिस्टम DLL के अंदर एक क्लास है। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही हमने यूजिंग सिस्टम को सबसे ऊपर यूज़ किया, सबसे ऊपर हमने इसलिए यूज़ किया, हमने इसका स्कोप ग्लोबल कर दिया। यानी नेम स्पेस का स्कोप कहाँ से कहाँ तक था, लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 12 तक का ये स्कोप नेम स्पेस का है। इसके ऊपर हमने अगर यूजिंग स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया तो इसका मतलब इस पूरी फाइल में जहाँ जहाँ पे सिस्टम के अंदर की चीज़ें हमें यूज़ करनी है, क्लासेस लाइब्रेरीज के अंदर की चीज़ें हमें यूज़ करनी है, मेथड्स हमें यूज़ करने हैं सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर की। अब कंपाइलर को ये कैसे पता चला कि जब मैंने सिस्टम यूज़ किया तो मेरा वो एक कंपाइलर एरर नहीं है, सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। तो वो हमें ऐसे पता चला, अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर हमने सिस्टम नाम का एक DLL का रेफरेंस यूज़ किया हुआ है। तो जो भी DLLs हम राइट साइड में यूज़ करते हैं उस DLL का रेफरेंस हम अपनी फ़ाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये जितने भी DLL हमारे राइट साइड में हैं, ये कंसोल एप्लीकेशन बनाते ही हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो ने कंसोल एप्लीकेशन के साथ ऐड कर दिए थे। और वो इसलिए किए थे क्योंकि इतनी बेसिक फंक्शनैलिटी जो इनके अंदर लिखी हुई है वो कोई भी प्रोग्रामर यूज़ कर सके अपनी इस फाइल में, ताकि उसको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अब अगर आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे console.writeLine लिखा, तो इसका मतलब सिस्टम DLL के अंदर मेरे पास एक क्लास बनी हुई है कंसोल नाम की, उसके अंदर एक मेथड बना हुआ है ऑलरेडी .writeLine का, जिसे हम यूज़ करना चाह रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी आपको एक एरर दिख रहा है, वो रेड कलर की लाइन वो एरर है। तो इसका मतलब ये जो मेथड है ये अभी करेक्ट तरीके से हमने कॉल नहीं किया है। तो अब अगर आप देखेंगे
कंसोल डॉट राइट लाइन एक पैरामीटर लेता है, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर। तो हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, हम ब्रैकेट्स खोलते हैं और बंद करते हैं, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर देंगे। अब ये पैरामीटर और ये मेथड्स ये हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमें टाइप कराना है, हेलो वर्ल्ड जो हमें प्रिंट कराना है अपने कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू, हम वो यहाँ टाइप करते हैं। तो आप देखेंगे तो मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर मैंने कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है। उसके बाद मैंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और लिखी जो कि है कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते ही आप कंसोल को ये बताएंगे कि अभी आपको वेट करना है जब तक हम कोई इनपुट ना दें, और जैसे ही आप इनपुट दे के एंटर दबाएंगे तो आपका वो कंसोल एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर आप बाहर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम कंसोल एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से वही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप। तो जैसे ही अब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास कंसोल आएगा जिसमें आप जो आपने प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड वो सामने प्रिंट होके आ जाएगा, और कर्सर अभी आपका वेट कर रहा है। तो जब तक आप कुछ टाइप करके एंटर नहीं करेंगे तब तक ये स्क्रीन यहीं स्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने लिखा था कंसोल डॉट रीड लाइन। तो कंसोल डॉट रीड लाइन का काम है कि आप कंसोल आपसे वैल्यू मांग रहा है, अभी आपने वैल्यू दी और एंटर दबाया तो अब आप देखेंगे फिर से आप अपनी कोड स्क्रीन पे आ गए। तो अब हम एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चले कैसे। तो हम एक डिबगर लगाते हैं। डिबगर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिबगर क्या होता है, बेसिकली आप डेवलपर मोड पे जब होते हो और आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो और डिबगर लगा देते हो तो आपके पास प्रिविलेज आ जाती है कि आप उस पॉइंट पे कंट्रोल को रोक लें, विजुअल स्टूडियो में आए और आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देख लें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए आपका एक टूल होता है जो विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड कराता है, जिसे हम डिबगर बोलते हैं, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टिगेट करते हैं हर एक लाइन को कि कहाँ क्या कंट्रोल फ्लो चल रहा है, कहाँ क्या वैल्यू आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार। फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया हमारा कंट्रोल डिबगर पे आ गया जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था। आप देखिए वहाँ येलो एरो आ गया, तो इसका मतलब कंट्रोल यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो सबसे पहली लाइन मेरी ये एग्जीक्यूट हुई, यानी ये स्कोप मेरा एग्जीक्यूट हुआ। तो जब आप इसको स्टेप ओवर करेंगे, यानी आपको क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए आपको स्टेप ओवर करना होगा। तो वहाँ से आप स्टेप ओवर कर सकते हैं ऊपर से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरा कंट्रोल है वो इस लाइन से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो चलिए हम स्टेप ओवर करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो इसका मतलब मेरा कंसोल एप्लीकेशन लाइन नंबर 8 पे है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने जा रहा है। ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इस पॉइंट पे अगर आप अपना कंसोल देखेंगे तो अभी आपको कंसोल खाली दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से स्टेप ओवर करते हैं, यानी अब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो अब आप देखिए जैसे ही आप स्टेप ओवर करेंगे तो हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ गया जो कि है कंसोल डॉट रीड लाइन। इसके साथ आप अपना कंसोल खोल के देखिए तो जो इंस्ट्रक्शन आपने एप्लीकेशन को दी थी वो उसने अपना काम कर दिया। आपने कहा कि आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराइए, तो वहाँ पे कंसोल में आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। अब रीड लाइन पे आपका कंट्रोल अटका हुआ है। तो जैसे ही आप इस कंट्रोल से मैं अभी टाइप करता हूँ तो कुछ टाइप नहीं होके दिखेगा आपको। जैसे ही आप स्टेप ओवर करेंगे, स्टेप ओवर करके आपका कंसोल एप्लीकेशन में सारी वैल्यू टाइप होके आ जाएंगी जो मैंने टाइप करी थी। अब ये वेट कर रहा है आपके एंटर का। तो जैसे ही आप एंटर मारेंगे इस समय पे, तो एंटर मारते ही आपका प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका कंट्रोल बाहर आके एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो जैसे ही हमने एंटर मारा तो आपकी लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ गई जो आपका फाइनल स्कोप वाली लाइन है। आप देखिए मेन मेथड के अंदर आपकी लाइन नंबर 8 और 9 दोनों एग्जीक्यूट हुई 1 बाय 1। कंट्रोल आपका फिर लाइन नंबर 10 पे आया। अब आप चलेंगे, जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आपका कंट्रोल फाइनली बाहर आके स्टेप ओवर करने पे बाहर आके आपकी एप्लीकेशन पूरी रन हो जाएगी और बंद हो जाएगी।
तो जितना आपने इस एप्लीकेशन से काम करवाना था उतना काम इस एप्लीकेशन ने आपको करके दे दिया। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का। एक तरीका है जिस तरीके से हमने अभी प्रिंट कराया, वो है सीधा राइट लाइन में स्ट्रिंग वैल्यू को पास करके। अब हमारा दूसरा तरीका जो होता है हम उसको देखेंगे। दूसरा तरीका हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। तो ये राइट लाइन मेथड है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है। स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है ये हम अभी समझते हैं थोड़ी देर में। तो जैसे आपको पता है हमारे पास C# के अंदर काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होता है, हमारे पास कैर डेटा टाइप होता है, वैसे ही हमारे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो स्ट्रिंग के अंदर आप एक वेरिएबल बना के मल्टीपल कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग डिफाइन करके आप उसको एज अ वैल्यू डाल सकते हैं, जो कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्ट्रिंग माई नेम। तो आप नीचे कंसोल राइट लाइन वाली इंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो मैंने वहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर रखी है। तो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आप कोट और अनकोट के अंदर लिखते हैं। तो जब भी आप कोट और अनकोट के अंदर लिखते हैं तो वो एक एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है, और उस वैल्यू को हम फिर एक वेरिएबल में सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी आपने देखा राइट लाइन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को लेता है एज अ पैरामीटर, और हमने ऊपर डिफाइन किया है स्ट्रिंग माई नेम। तो माई नेम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन हमने किया। अगर हम माई नेम उठा के सीधा राइट लाइन के अंदर डाल देंगे तो अभी आप देखिए वहाँ पे आपको एरर मिलेगा। अब वो एरर आप देखिए, आपको विजुअल स्टूडियो ने सजेशन दिया। जब आप उस पर हवर करेंगे एरर पे, तो विजुअल स्टूडियो की एक ख़ास बात है, वो आपको सजेशन देता है। तो ये जो एरर है, जब आप इस पर हवर करेंगे तो आप देखिए यूज़ ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल माई नेम। तो ये आपको एक सजेशन दे रहा है। इसका मतलब आपने एक वेरिएबल तो बनाया, लेकिन आपने उस वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं डाली, और उस वेरिएबल को बिना वैल्यू डाले आपने यूज़ कर लिया कहीं पे। तो ये आपको विजुअल स्टूडियो ने कंपाइल टाइम सिंटैक्टिकल एरर दिया है। तो अभी आपको क्या करना होगा, आप माई नेम की आपको एक वैल्यू डालनी होगी। तो वैल्यू आप दो तरीके से डाल सकते हैं। या तो आप एक, जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे स्ट्रिंग माई नेम इक्वल्स टू करके आप डाल सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था। या फिर आप नेक्स्ट लाइन में पहले आप उसको ऊपर डिफाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए माई नेम इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे वो वैल्यू दे देते हैं जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू थी एग्जैक्टली, जो हमने राइट लाइन के अंदर प्रिंट कराई थी और जो अब हमें प्रिंट करानी है। हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड और उसको टर्मिनेट कर दिया। तो अब हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे हो गई, हमने एक वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया जिसको हमने बताया कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हमने नाम दिया माई नेम और उसकी हमने वैल्यू दी हेलो वर्ल्ड। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास सेम सेट ऑफ रिज़ल्ट आएगा जो हमारा पहले रन करने पे आया था। तो अब आप देखिए प्रोग्राम हमने किस तरीके से किया। हमने नेम स्पेस डिफ़ाइन किए, हमने क्लासेस डिफ़ाइन किए, हमने मेथड डिफ़ाइन किया, हमने पूरा सिंटेक्स में रहते हुए, जो सिंटेक्स ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मांगती है, हमने उस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हमने पूरा प्रोग्राम लिखा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए आपके कंसोल पे सेम रिज़ल्ट आपको प्रिंट होके मिलेगा, जो कि मिलेगा हेलो वर्ल्ड, जो हमारा पहले वाली अप्रोच के साथ आया था। तो ये थी हमारी सेकंड अप्रोच। अब वही इस पे आपने इनपुट टाइप किया और एंटर किया तो प्रोग्राम आपका, कंसोल आपका बंद हो गया। तो गाइस आपने देखा कि हम किस तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं। हमारे पास दो अप्रोचेस हमने फॉलो करी। एक हमने नॉर्मल कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग वैल्यू पास करके और एक वेरिएबल यूज़ करके हमने पास किया। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो में जो भी कुछ बताया समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स ओवर देयर। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।